हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की जो इफेक्ट होती है। और जैसे हम कहीं पे करंट पास करते हैं तो जनरली हमने ऐसा देखा कि अगर कोई मूविंग चार्ज हम लेते हैं तो उसके ऊपर कैसा फोर्स लगता है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो वही रहेगा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आता है तो उसके ऊपर कैसा फोर्स लगता है, उसके ऊपर करंट का इफेक्ट कैसे आएगा, लॉरेंट्ज फोर्स क्या हो सकता है। और आज हम ऐसा टॉपिक देखेंगे जो जनरली बहुत ही काम का माना जाता है, दैट वी कॉल एज अ साइक्लोट्रॉन। ओके, अभी तक हमने जो देखा हुआ है उसमें है बायो सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, ड्यू टू रिंग। ओके, जो हमने देखा है एज वेल एज सोलेनोइड एंड टॉरॉइड, वो भी हमने देखा हुआ है। तो आज जो हमें डिस्कस करना है वो उससे थोड़ा सा आगे जाना है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं उससे आगे। ठीक है, देखिए, तो जो लास्ट टाइम का हमारा डिस्कशन था वो डिस्कशन जिसके अंदर आपने बायो सावर्ट देखा, बायो सावर्ट का एप्लीकेशंस देखी, उसके अंदर वायर, रिंग, ओके, एन नंबर ऑफ टर्न्स, सोलेनॉइड, टॉरॉइड, वो सब हमने कवर किया। वैसे देखा जाए तो टॉरॉइड और सोलेनॉइड दो अलग नाम दिखते हैं, पर अगर आप सोलेनॉइड को बैंड कर दो तो टॉरॉइड जैसा बन जाता है, जिसका एग्जांपल हमने दिया था। टॉरॉइड इज जस्ट लाइक ए मेंदू वड़ा और यू कैन से इट्स लाइक ए डोनट। ओके, तो उसी के जैसा वहां पे हो सकता है। अगर आप उसको समझोगे तो परफेक्ट पता चल जाता है। टॉरॉइड का फॉर्मूला, सोलेनॉइड का फॉर्मूला, दोनों सेम टू सेम फॉर्मूला है, पर सोलेनॉइड के अंदर होता है म्यू जीरो स्मॉल एन आई, जहाँ पे स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इफ इट्स अबाउट द टॉरॉइड तो वहां पे होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन सर्कम्फरेंस, दैट इज 2 पाई आर, जहां स्मॉल आर का मतलब होता है एवरेज ऑफ इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस डिवाइड बाई 2, ऐसा आप कह सकते हैं। अब उससे आज के जो टॉपिक है, वैसे यहाँ पे जो टॉपिक है उसको भी, वैसे यहाँ पे वो एक्स्ट्रा में नहीं रखा है, फिर भी इस साल के लिए, मतलब आप लोगों के लिए वो एक्स्ट्रा बन सकता है। मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जो सेंट्रल बोर्ड ने जो डिक्लेयर किया हुआ है अगर हम उसी को कंसिडर करें तो वो क्वेश्चन आपकी फाइनल एग्जाम्स के लिए निकल जाएगा, पर अभी के लिए हम उसको प्रैक्टिस में या तो प्रिपरेशन में रखेंगे। आज ऐसा एक क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, टॉरॉइड हो चुका था और आई थिंक ये वाला पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हमने वो एक पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर मान लो कोई मूविंग चार्ज है, उसके ऊपर जो वर्क डन होता है वो वर्क डन जो है वो जीरो होता है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, dk by dt, याद हो तो क्वेश्चन नंबर 14 is this one. Show that the work done by a magnetic field on a moving charge particle is always zero. ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और डिफरेंशिएशन, तीन कॉन्सेप्ट्स का यूज किया हुआ है। इन दो डायरेक्शन से तीसरा डायरेक्शन मिलता है, उस तीसरी डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट पहली कोई डायरेक्शन के साथ ले लो तो इट इज समथिंग लाइक दैट, टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैविंग अ डॉट प्रोडक्ट लाइक आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, और उसका वैल्यू जीरो होता है। F is equals to ma mass dv by dt, और इफ यू रिमेंबर दैट मैंने कहा था कि ये वाली लाइन आप कट कर दीजिएगा, वैसे वहां पे वो डिफरेंशिएशन में आने वाला चेन रूल यूज किया है, पर यहाँ पे वो चेन रूल थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होगा। जिन लोगों को मैथ्स आता है शायद हो सकता है, क्यों? बिकॉज वी कैन नॉट डिफरेंशिएट कि ये पहला वी है या दूसरा वी है, अपने को तो सेम टू सेम ही लगेगा, सो मेक दैट मेक्स अस कंफ्यूज। तो इसके बाद मैंने कहा था कि हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, बात को वहां पे खत्म करो, और वहां से आपको काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मिल जाता है। ओके, यहाँ तक का पॉइंट शायद आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आई थिंक हमने ये जो है चार्ज पार्टिकल वाला वो पॉइंट आज हमें देखना है। Discuss the motion of a charged particle in a uniform magnetic field with the initial velocity parallel to the field, perpendicular to the field and at an arbitrary angle with the field direction. अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे पहले अपने हिसाब से समझते हैं और उसके बाद में इसके साथ कंपेयर करवा देंगे। देखिए, ये वाला जो हमारा किस्सा था लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, इफ यू रिमेंबर इट, F इज इक्वल्स टू, मतलब F प्रोपोर्शनल टू Q, V sin थीटा एंड B। अब इसी वैल्यू को अगर मैं कंबाइन करूं तो मुझे मिल सकता है F इज इक्वल्स टू
क्यू वी बी साइन थीटा। अब क्यू वी बी साइन थीटा लेता हूँ, यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन बताई है कि व्हेन थीटा मतलब वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इफ यू अगेन रिमेंबर दैट, यहाँ पे दिए हुए है क्रॉसेस, दैट क्रॉस इंडिकेट्स मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड। आपको आपके प्लेन के कॉन्टेक्स्ट में देखना है, मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड है। अगर डॉट्स होते तो आप ऐसा कहते थे मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउटसाइड है। तो अगर मान लो मैं ऐसा कहता हूँ जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में चार्ज मोशन में होता है, तो वेलोसिटी उस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, सो एंगल बिटवीन देम v क्रॉस b के हिसाब से अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो थीटा जीरो हो जाएगा। थीटा जीरो दैट इज अ साइन जीरो, और साइन जीरो का वैल्यू जीरो, तो वहां पे फोर्स हो जाएगा जीरो। खत्म हो गई बात। इन द केस ऑफ पैरेलल। अब अगर मान लो मैं ऐसा कहता हूँ कि दैट्स अ परपेंडिकुलर, अगर वो परपेंडिकुलर है, साइन 90 है, साइन 91 देता है, तो उस केस में आप ऐसा कह सकते हो थीटा 90 ले लो। दो किससे बना दिया आपको, एक थीटा जीरो वाला, थीटा जीरो तो पैरेलल वाला। कैसे लिखना है वो तो नोट्स में दिया है, यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या उसको समझा जाता है। अगर मैं ऐसा कहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो शायद आपको ये याद हो सकता है, वहां पे हमने ऐसा कहा था, लास्ट टाइम समझने का ट्राई किया था कि FBV रूल या तो फादर मदर चाइल्ड रूल या तो FBI कह सकते हो। तो फादर मदर और चाइल्ड ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। आप किसी को भी कहीं पे भी ले लेते हो तो वो FBI रूल फॉलो हो, उसका ध्यान रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ताकि वो कैसे वहाँ पे फॉलो हो रहा है उसको हमें समझना पड़ सकता है। ओके, तो वो समझ में आए वो हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट रहती है। अब यहाँ पे उस बात को आपको समझना है कि अगर मैंने कह दिया कि थीटा 90 है, अगर वो वहाँ पे थीटा 90 हो जाता है, अगर मान लो वो वहाँ पे थीटा 90 हो जाए, तो आप ऐसा कह सकते हैं व्हेन इट्स थीटा 90 यू कैन से दैट साइन 90 दैट इज 1। अगर साइन 90 है, अगर हम यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि अगर साइन 90 है, साइन 91 होता है, तो टोटल फोर्स का वैल्यू आपको मिल जाता है F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, जिसको आप कह सकते हैं मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला, यानी मैक्सिमम फोर्स वैल्यू हम यहाँ पे कह सकते हैं। जैसे मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू हमने यहाँ पे कह दिया, उससे एक तीसरा पॉइंट हमारे सामने आना चाहिए, वो ये कि अगर मान लो मैंने कोई रैंडम आर्बिटरी एंगल जो है वो लिया होता, या तो ऐसा कहते हैं कि कोई भी रिस्पेक्टिव सिंपल सा अगर आप एंगल वहाँ पे लेते हो, तो वो एंगल थीटा एंगल हो, अगर वो एंगल सिर्फ थीटा एंगल हो तो फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा रहेगा। अब यहाँ से पॉइंट को समझने का ट्राई करिएगा। वैसे इसको मैं वेलोसिटी सिलेक्टर के टाइम पे डिस्कस कर चुका हूँ। फिर से मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है गोइंग इनसाइड वाला, कुछ समझ में ना आए तो प्लीज रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क। अब अगर मान लो मैंने यहाँ से एक चार्ज लिया और उस चार्ज को इसके अंदर एंटर करवाया, मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड है। आप अपने कॉन्टेक्स्ट में देखते जाइएगा, जैसे मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ये हो सकता है कि या आपकी ओर आ रहा हो ऐसा आपको लगे, पर मैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको समझा रहा हूँ आपकी स्क्रीन के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप मेरे साथ साथ समझते जाएंगे तो ही आपको समझ में आएगा, और उसका 100% ही गारंटी रहता है। अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं या तो मैं जब समझा रहा हूँ तब आप इधर उधर देख रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट समझने से आप छूट जाएंगे। बाद में याद आप रख सकते हो पर समझ में शायद नहीं आएगा। अगर यहाँ पे आपकी स्क्रीन में दिख रहा है क्रॉसेस है, इट शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड, फर्स्ट फिंगर is going inside, second finger that is considered as a charge going in this direction स्क्रीन के कॉन्टेक्स्ट में। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है, जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। अब उसके ऊपर फोर्स ऊपर लगेगा, तो ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं।
कि जैसे ये चार्ज जाएगा तो उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ऐसा सर्कुलर पाथ ट्रैवल करवाएगा और फोर्स ऐसे आएगा। When we say that the force toward the center, शायद याद होगा इसका नाम, इसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम कहते हैं QVB। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बन गया QVB। अब यहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि दोनों फोर्सेस लग रहे हैं। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन में है तो उसके ऊपर लग रहा है फोर्स का फॉर्मूला QVB। पर वो चार्ज कैसा पाथ फॉलो कर रहा है, क्योंकि सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, मतलब उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है। तो चार्ज के ऊपर चार्ज है तो चार्ज के साथ साथ उसका मास भी है, मतलब वही एक चार्ज सेंट्रीपिटल फोर्स भी फेस कर रहा है, फिल कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है और मैग्नेटिक फोर्स भी उसके ऊपर लग रहा है। तो उसका मतलब ये, यहाँ से आपको एक सीधा साधा रिलेशन मिल सकता है जो समझना आपके लिए बहुत काम का है, जिसको आप कहते हैं mv²/r इज इक्वल्स टू QVB। mv²/r इक्वल्स टू QVB है, दोनों साइड VV वेलोसिटी का है, वेलोसिटी कैंसिल हो गया। सो यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ रेडियस mv/qb। अब जैसे मैंने यहाँ पे mv/qb लिखा है, हमारे दिमाग में एक और स्ट्राइक होना चाहिए मास इनटू वेलोसिटी को लेकर। तो मास इनटू वेलोसिटी जो है वो मोमेंटम है, तो r इज प्रोपोर्शनल टू p, दैट वी कॉल्ड मोमेंटम। यहाँ पे वैसा कह सकते हो कि r इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, यानी रेडियस बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ा तो मोमेंटम बढ़ा। तो एज रेडियस इंक्रीजेस मोमेंटम इंक्रीज। ऐसा समझिए कि जैसे यहाँ से एक चार्ज निकला सर्कुलर पाथ पे, जैसे 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 सर्कल बढ़ता गया उसका स्पीड और ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट कि सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है तो उसके ऊपर जो वेलोसिटी लग रहा है ना, दैट वी कॉल्ड एज ए लीनियर वेलोसिटी हैव द रिलेशन विद एंगुलर वेलोसिटी। ताकि सर्कुलर पाथ पे जो घूम रहा है, अगर वो रिलेशन में यहाँ पे लगा दूं तो आर आर तो कैंसिल, तो QB बाय m इज इक्वल्स टू ओमेगा, और ओमेगा को मैं कह सकता हूँ 2πf, या तो मैं कह सकता हूँ 2π/t। मुझे उस दो फॉर्मूला मिलेंगे। एक हुआ फ्रीक्वेंसी का QB अपॉन 2πm एंड द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज द टाइम पीरियड। अब यहाँ से ये पता चला कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन अ 1 सेकेंड। पर ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में कहीं पे स्मॉल r यानी रेडियस नहीं आया। रेडियस नहीं आया मतलब यहाँ पे रेडियस का जिक्र, रेडियस का आइडिया लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, रेडियस उसका बढ़ रहा है, पर पहले 1 सेकंड में जितने सर्कल बन रहे थे आज भी उतने ही सर्कल्स रेडियस बढ़ाने के बावजूद भी बनेंगे। उसको एक और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि रेडियस चाहे कम हो चाहे रेडियस ज्यादा हो, चाहे रेडियस कम हो चाहे रेडियस ज्यादा हो, पर उसका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका स्पीड बढ़ गया। पहले 1 सेकंड के अंदर अगर 2 रोटेशंस हो रहे थे, अब रेडियस बढ़ा है तो भी 1 सेकंड के अंदर 2 ही सर्कल बनेंगे। क्यों? तो कि रेडियस बढ़ा तो उसके साथ साथ वेलोसिटी बढ़ गया, पर उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट हुआ नहीं। अब फ्रीक्वेंसी के ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ, उसका मतलब ये कि उसका टाइम पीरियड भी कैसा रहेगा, तो उसका टाइम पीरियड भी सेम रहेगा। तो टाइम पीरियड के ऊपर भी रेडियस की वजह से कोई इफेक्ट नहीं आया। आई होप इट्स क्लियर। अब यहाँ पे जो पॉइंट समझना है कि अगर हमने आर्बिट्ररी एंगल लिया तो क्या हो सकता है। ओके, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे जितना डिस्कशन किया, यहाँ पे जो भी डिस्कस किया उसके हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए, तो उसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ पे देख लिया फर्स्ट क्वेश्चन पैरेलल बोला, एंगल 0 है, तो f का वैल्यू q भी साइन थीटा है, अगर थीटा 0 है तो फोर्स भी 0 है। पहला पॉइंट वहीं पे खत्म हो गया। सेकंड में बोला परपेंडिकुलर है इसलिए साइन 90 है, और साइन 90 है इसलिए फोर्स का वैल्यू थीटा 90, तो फोर्स बोल दिया कि वो फोर्स का वैल्यू कैसा है, मैक्सिमम फोर्स है। तीसरा पॉइंट बोला है कि अगर मान लो एट एन आर्बिटरी एंगल, कोई भी एंगल हो, पर मैक्सिमम फोर्स के साथ साथ उस पॉइंट को समझना पड़ता है कि अगर इस तरह से अगर कोई चार्ज उसके अंदर एंटर होता है तो एज पर द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की जो वैल्यू आप देते जाओगे तो ये फोर्स जो है वो हर वक्त टुवर्ड्स द सेंटर आपको वैल्यू जो है वो देता जाएगा। तो ऐसा हमने देखा हुआ था, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब चार्ज के ऊपर दो टाइप के फोर्सेस लगे, कोलम्बियन फोर्स, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो वो जो एक्सप्लेनेशन जो मैं दे रहा हूँ उसको यहाँ पे वर्ड्स में लिखा होता है। फिगर shows a magnetic field be directed normally into the plane of paper, तो वो मैंने बोलकर समझाया। मटेरियल्स जो है नोट्स है वो बोलता नहीं है, नोट्स में पढ़ा जा सकता है। जब तक अगर हम ऐसा नहीं समझेंगे तब तक अपना काम नहीं होगा। ये भी इतना ही सिंपल है जितना उस जमाने में जब आप बाहर कहीं खाना खाने जाते थे, अभी नहीं पता है कौन कौन लोग अभी भी जाता है, पर जिस जमाने में आप लोग बाहर खाना खाने जाते थे तो वहाँ पे दो टाइप के, ओके यहाँ अहमदाबाद में जैसा थोड़ा कम है, फिर भी दो टाइप के वो खाना खाने की चीजें होती है। एक जहाँ पे वो वेटर ऐसे मूवी में दिखाते हैं, ओके वेटर खड़े खड़े पूरा मेन्यू कार्ड बोल देता है कि सर सब्जी में ये है ये है ये है, दाल रोटी वगैरह 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 है। और दूसरा रेस्टोरेंट किस टाइप का है कि उसका पूरा परफेक्ट मेन्यू कार्ड होता है। पहले किस्से में जो मेन्यू कार्ड में लिखा जाना चाहिए वो वेटर बेचारा बोल देता है, और दूसरा थोड़ा सिस्टमेटिक होता है कि वो वेटर बेचारा कब तक रिपीट करे। उससे अच्छा है एक बार प्रिंट करके दे दो, वो आने वाला बंदा बार बार देखता रहेगा कि क्या है कैसा है कैसा है। वही चीज यहाँ पे उतना ही सिंपल है अगर आप समझो तो। जो समझाते हैं वो लिख नहीं सकते, जो लिखा हुआ है वो वहां से समझ में नहीं आ सकता है, पर अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप उसको इजीली एग्जाम में लिख सकते हो। ओके, मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड है, वेलोसिटी उससे परपेंडिकुलर है, चार्ज भी उससे परपेंडिकुलर मोशन में आएगा, तो चार्ज के ऊपर टुवर्ड द सेंटर फोर्स लगेगा जिसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हो। प्लस प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था इट डज नॉट डू एनी वर्क, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल, force acts on the particle to its velocity does not do any kind of work। तो 14 क्वेश्चन वही तो समझाता था, उसके साथ कनेक्ट करना आना चाहिए। उसके साथ उसने समझा द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, दोनों को कंपेयर करो। अरे दोनों को कंपेयर करो तो आपको रेडियस का वैल्यू मिला mv/qb। उसके साथ साथ उसने ऐसा कहा कि टाइम पीरियड भी मिल सकता है, तो मैंने टाइम पीरियड भी बताया। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी देता है तो वो भी दिया। तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन वेलोसिटी के साथ रेडियस के साथ नहीं है। तो जो जो हमने अभी समझाया उसी को थोड़े प्रॉपर वे में लैंग्वेज के साथ वर्ड्स के साथ कैसे लिखा जाना चाहिए एग्जाम में, वो पॉइंट ऑफ व्यू बताया। और मैंने सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए कि हाउ फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रेडियस। उसी के साथ तीसरा पॉइंट, जब वो आर्बिटरी एंगल बनाता है, तो आपने जो समझा हुआ है उसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। जैसे उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है तो फोर्स का फॉर्मूला था क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू इट्स ए स्केलर, तो उसका तो एंगल होता ही नहीं है। एंगल दो वैल्यू के बने, या तो मैग्नेटिक फील्ड का या तो वेलोसिटी का। अब मैग्नेटिक फील्ड में बता दिया दैट इज इन एक्स डायरेक्शन। अब जैसे आप कोई रास्ते पे जा रहे हो, आपने बताया कि स्ट्रेट जाना है, अब एक ही रास्ता दिख रहा है, फिर भी हम पूछे कि भैया स्ट्रेट तो बरोबर पर लेफ्ट की राइट, तो भी आपके सामने सोचेंगे कितना बकवास इंसान है। अभी एक ही रास्ता दिख रहा है, बोला भैया स्ट्रेट ही जाना है, तो भी पूछ रहा है लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं। अभी रास्ता ही एक है तो काहे का लेफ्ट काहे का राइट।
दैट थिंग यू कैन ऑल्सो अप्लाई हियर। बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में ही है, तो काहे का एक्स काहे का वाई, एक ही तो डायरेक्शन है यार। तो चार्ज का डायरेक्शन नहीं था कि वो स्केलर है। मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी बोल दिया कि वो एक्स डायरेक्शन में है, तो बचा तीसरा v sin थीटा। यानी जब भी कोई चार्ज v वेलोसिटी के साथ मोशन में आता है तो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक बनता है v cos थीटा और एक बनता है v sin थीटा। तो उसी के हिसाब से उसके दो पॉइंट आप कह सकते हैं, एक बनेगा पैरेलल कंपोनेंट और एक बनेगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब जैसे ही यहाँ पे फिगर के साथ, वैसे अब यहाँ पे आपको 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर 4 जितना आपका क्लियर, चैप्टर 5 क्लियर, जितनी फिगर में अंडरस्टैंडिंग क्लियर। जब आपने 11th में जब जब बोला गया कि फिगर ड्रॉ करो और आपने बिना क्वेश्चन किए आपने फिगर ड्रॉ किए होंगे तो ही आपको पॉइंट समझ में आ सकते हैं। ओके, जब तब बोला जाता है या तो आज बोला जाता है कि आ બે વાર લખવાનું ओके, आ 4 વાર લખવાનું ओके। जब जब आपने क्वेश्चंस किए होंगे तब तक जो क्वेश्चंस दिमाग में अराइज हुए होंगे ना कि શું કામ યાર वो 2 વાર લખવાનું, दिस इज द आंसर। कि जब वो नहीं लिखा है तो यहाँ पे वो चीज स्ट्राइक नहीं होता है। When there is a motion of charged particle that makes some theta here, और ये बनता है v पैरेलल और ये बनता है v परपेंडिकुलर। तो पैरेलल कंपोनेंट जिसने बनाया थीटा वो बनाता है cos थीटा। तो v cos थीटा एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, एंड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन एंगल बनता है 0 और cos 0 बनता 1 है। पर सिर्फ थीटा की मैं बात करूं, when there is a velocity between velocity with magnetic field, angle between magnetic field and velocity अगर सेम डायरेक्शन में है तो वहां पे उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है, पर फोर्स के लिए तो फॉर्मूला QVB sin थीटा ही था। अगर वो दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो अभी ऊपर हमने देखा कि पैरेलल में तो कोई फोर्स लग ही नहीं सकता है। तो वही चीज वो यहाँ पे अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको समझने का तरीका होता है। द कंपोनेंट v पैरेलल अलोंग द डायरेक्शन दैट इज a v cos थीटा। तो यहाँ पे ऐसा समझाया कि ये जो v cos थीटा है वो v cos थीटा क्या काम करता है। So the parallel component remains unaffected by the magnetic field. So the charged particle continue to move along the field with the speed v cos theta. क्यों ऐसा बताया? ताकि अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो बस पैरेलल पैरेलल चलता जाएगा। तो विदाउट फोर्स वो सीधा सीधा आगे बढ़ सकता है। तो यही बताया कि अनअफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो अपने को पता ही है QVB sin थीटा से। तो यहाँ पे फोर्स के लिए द कंपोनेंट विच इज अ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन v sin theta, that is the responsible for the force, and due to this component of velocity charged particle experience of force। तो आप F इक्वल टू QEB sin थीटा लिखो या तो F QB और V परपेंडिकुलर सिंबल के साथ लिखो, तो बात एक ही बनती है। सिर्फ लिखने का एक तरीका हमने बताया। ऐसा ना लिखो इफ यू राइट एज ए QEB sin थीटा, नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो फोर्स किस किस ने दिया, क्योंकि यहाँ पे विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू बोथ v परपेंडिकुलर एंड v, इट्स ऑब्वियस। पीछे तो लिख चुके हैं वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स एक दूसरे से कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर ही होते हैं। अब वही का वही लिखो और थोड़े उसको इस लैंग्वेज में लिखो, दैट नॉट मेक्स एनी मोर डिफरेंस, इट्स द सेम थिंग। जब तक हम अपने आप को कन्विंस नहीं करते हैं अपना काम नहीं होता। इट इज ऑल्सो सिमिलर लाइक दैट, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि पनीर टिक्का मसाला खाओ या पनीर पसंदा खाओ, आप एक ही ग्रेवी खा रहे हो, सेम इंग्रेडिएंट्स खा रहे हो यार, कुछ नया नहीं खा रहे हो। और इतना भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि ना એવું ना हो ऐसा તમને ना खबर पड़े, તમે थोड़ी ना शेफ हो, कोई बात नहीं, मेन्यू कार्ड देख लीजिएगा, उसका प्राइस भी सेम ही होता है। अच्छे रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूँ तो शायद आइडिया आएगा कि हाँ यार प्राइस भी सेम है, क्वांटिटी भी सेम है, नाम क्यों अलग दिया है? अरे वो तो कस्टमर मांगता है अलग अलग नाम। किसी को पनीर चॉप्ड चाहिए, किसी को पनीर पूरा बड़ा वाला चाहिए, अपने को तो सिर्फ खाने से मतलब होता है यार। Exactly the same thing we apply in our subjects, in our studies। कैसे? क्योंकि बेसिक फंडा सेम रहता है। v sin थीटा फोर्स के फॉर्मूला में आया, यहाँ पे भी v sin थीटा आया,
that v sin theta that is responsible for the force. v cos theta is only applicable for the velocity which gives a distance, वो उसको आपको मोशन देता है। अब यहाँ पे दोनों चीजों को कंबाइन करना है, कैसे? तो देखिए, सर्कुलर पाथ में जाता था तो रेडियस का फॉर्मूला आपके पास रेडी था, mv बाई क्यूबी, और यहाँ पे आता है mv sin थीटा बाई क्यूबी। तो रेडियस रिपीटेड आ गया, वहाँ mv बाई क्यूबी था, यहाँ थीटा के साथ, इसलिए mv sin थीटा बाई क्यूबी आएगा। टाइम पीरियड वहाँ पे 2 पाई r बाई v था, या तो 2 पाई r बाई क्यूबी था, तो वही का वही देखो यहाँ पे। फिर से ये स्मॉल r का वैल्यू डाल दिया, तो v sin थीटा कैंसिल, तो टाइम पीरियड तो 2 पाई बाई क्यूबी रहेगा, टाइम पीरियड पे तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो दिस इज द टाइम पीरियड वैल्यू। अब कैसा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसके लिए यहाँ पे फिगर का फिर से एक एग्जांपल दे दूँ। फिगर को अच्छी तरह से देखिए तो समझ में आएगा कि अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, वो पॉइंट ऐसे ऊपर भी जाता है और आगे भी जाता है, तो अल्टीमेटली इट शोज दैट कि उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो उसको ऊपर लेकर जाता है, पर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा साइड में करवा रहा है, इसलिए वो कैसा इफेक्ट देता है उसको कहा जाता है हेलिकल इफेक्ट। हेलिकल इफेक्ट मतलब क्या था कि जस्ट लाइक ए स्प्रिंग, यहाँ एक पॉइंट से स्टार्ट करो, ऊपर भी जाओ आगे भी बढ़ो, ऊपर भी जाओ आगे भी बढ़ो, ऊपर भी जाओ आगे भी बढ़ो। मतलब क्या कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x में और फोर्स लग रहा है y, ऐसा हो रहा है। हमने मतलब अभी आपने प्रैक्टिकली देखा नहीं है, सो व्हाट यू हैव अ चांस, तो कि बस आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। और आपको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आता है, लेक्चर खत्म करो, यूट्यूब को ऑन करो, लिखो हाउ हेलिक्स विल फॉर्म, okay, you will get that n number of videos on that, okay, how cyclotron works। पर इतना सब कुछ वो देखने के बाद एग्जाम में क्या लिखना है, क्योंकि एग्जाम में तो जो दिया है वही लिखना है, ओके। बट मेरे हिसाब से उसमें से क्लैरिटी मिलता है, बट इट्स नॉट दैट मच इनफ कि 100% हम सेटिस्फाई जामे ऐसा नहीं हो सकता है वो। सो बेस्ट थिंग इज दैट जो जितने लेवल पे मिलता है उतने लेवल से काम चला लो अभी, व्हेन यू आर फ्री तब देखो ऐसे ही वीडियोस जहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन होता हो, सो जस्ट ट्राई टू गेट द क्लैरिटी, ओके। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट उसका जो दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या, तो वेलोसिटी इनटू टाइम। आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई m बाई क्यूबी, और उसने बताया hence the resultant path of the charged particle will be helix। हेलिक्स यानी इस टाइप का मोशन, ओके। हेलिक्स आप स्क्रू जैसा भी कह सकते हो। पेच डिस्टेंस जो यहाँ पे पीच डिस्टेंस जो दिया हुआ है, कि जो स्क्रू दिखते हैं आप, तो दो ऐसे जो कर्व्ड पार्ट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहा जाता है पीच डिस्टेंस। सो हियर दे मेंशन दैट द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। कौन सा वेलोसिटी, तो वो बन गया v cos थीटा, टाइम बन गया 2 pi m by क्यूबी। सो यू हैव जस्ट अ फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस। इसका कोई जगह पे कोई ज्यादा यूज नहीं करना है, दैट इज अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग। डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में हुआ, फोर्स y डायरेक्शन में हुआ। अगर आप ऐसे डिस्प्लेस करवा रहे हो पर फोर्स ऊपर ऊपर देते हो तो एग्जैक्टली उसका मोशन कैसा देखने को मिलेगा, तो इट इज लाइक दिस, ऐसा मोशन देगा जिसको आप हेलिक्स कह सकते हो। सिंपल सी बात है। उसके बाद का क्वेश्चन देखोगे तो शायद याद आ जाएगा कि हाँ यार ये तो कर चुका है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर अप्लाइड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। याद करिए उसमें भी ऐसा समझा था, अप डाउन, आगे पीछे, तो इट्स लाइक दिस, अप आगे गया, डाउन पीछे आया। तो ये आप ऐसे देख सकते हो, मतलब क्या हुआ, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, और उसके साथ साथ वो एक्स डायरेक्शन में मोशन गया। तो वहां पे आपने रिलेशन निकाला था v इज इक्वल टू e बाई बी का वैल्यू, और वहां पे हमने, इफ यू रिमेंबर दैट्स कॉल्ड एज अ वेलोसिटी सिलेक्टर। यहाँ पे एक फिगर के साथ समझाया, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, क्रॉसेस दिखाता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड है, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगाते हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है वो दिखाता है ऊपर से नीचे की ओर पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्रॉसेस दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड, और इलेक्ट्रॉन को एक मोशन में दिया।
तो मोशन क्या बताता है? तो ये फिगर समझाता है कि डिफ्लेक्शन बाय ई, डिफ्लेक्शन बाय बी एंड अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या पता चलता है? क्योंकि पता ये चलता है कि पॉजिटिव चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर किस टाइप का फोर्स लगेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड वाला। इफ यू रिमेंबर दैट, इस फिगर को काफी ज्यादा सिंप्लीफाई करके मैंने समझाया था। इफ यू रिमेंबर इट, हमने इसी फिगर को कुछ इस फॉर्मेट में ड्रॉ करके बताया था। इफ यू रिमेंबर इट, अगर आप इसको y डायरेक्शन समझते तो यहाँ पे F इज इक्वल्स टू क्यू ई समझाया था, यानी चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये उसी डायरेक्शन में लगेगा, ऐसा कुछ बताया था। उसी के साथ साथ यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स Fm लगना चाहिए, और उसमें रीजंस हमने बताया कि यहाँ पे क्यों मैग्नेटिक फील्ड जो है, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स है वो क्यों लग सकता है। ओके, वहां पे आपको ऐसा भी बताया गया था कि एक होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, एक होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन, और उसके हिसाब से मिलता है उसका फोर्स का डायरेक्शन। तीनों चीजें एक ही फिगर के अंदर बताने का ट्राई किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड अप डाउन चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर चलेगा, और उसके ऊपर लगने वाला वेलोसिटी जो है वो कोई एक्स डायरेक्शन में देगा। मतलब वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, और वही आपका यहाँ पे मेन पॉइंट था जिसको हमने कहा था इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों सेम बनेंगे। वो दोनों सेम बनेंगे तो आपके पास रिलेशन बनता है E इज इक्वल टू V बाय B का वैल्यू। अब इतना समझा है तो ये जैसे साइक्लोट्रॉन है, अभी के लिए ऐसा कहा है एग्जाम के लिए आप साइक्लोट्रॉन को स्किप करिएगा, बट आई इंसिस्ट एग्जाम के लिए साइक्लोट्रॉन को स्किप करिएगा, समझने के लिए उसको स्किप करना है कि नहीं करना है ऐसा नहीं बताया है। तो आई इंसिस्ट कि आपको समझना तो चाहिए। वैसे यहाँ पे हम समझ भी हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखेंगे, आप उसको एटलीस्ट 1 या 2 बार लिखेंगे। तो अगर मान लो हम अभी गुजरात बोर्ड ने तो डिक्लेयर नहीं किया है कि साइक्लोट्रॉन रखना है कि नहीं रखना है, और हम तो अभी कहेंगे कि आपको थोड़ा प्रिपेयर होना चाहिए। वैसे आप आधा प्रिपेयर कर चुके हैं, अगर आपने ऊपर वाला पोर्शन पढ़ा समझा तो आप आधा साइक्लोट्रॉन, आधा या तो ऐसा कह सकते हैं मोर देन हाफ आप पढ़ चुके हैं। कैसे? तो कि साइक्लोट्रॉन बेसिकली क्या होता है, तो कि व्हेन एनी चार्ज enter into the magnetic field that experiences centripetal force, also there is a magnetic force. So when charge enter into the magnetic field it experiences two forces, Fm and Fe या तो Fc। उससे रेडियस का एक फॉर्मूला बनता है that shows radius is depend on the momentum. As radius increases, momentum increases. But if you think about the frequency, that don't depend on the frequency, वो frequency पर depend नहीं करेगा। का वैल्यू 2 पाई m by 2b बनता है। सब कुछ साइक्लोट्रॉन में रिपीटेड है, पर उसका जो कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग है, साइक्लोट्रॉन कहाँ पे काम करता है, यूजेस क्या है। तो यूजेस जनरली यूजेस वाले पॉइंट होते हैं ना, इट इज लाइक इंफॉर्मेटिव टाइप पॉइंट्स। उसने बताया कि यूज होता है तो हमें कहना पड़ेगा कि ओके यूज होता होगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि हमें उस यूज के बारे में परफेक्ट पता हो, ओके, ताकि यहाँ पे उसके यूजेस हमें खुद को अभी नहीं करने हैं। तो उसने बताया कि ऐसा है, तो हाँ है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। रिमेंबर मतलब याद रखोगे तो आपके लिए अच्छा है, नहीं याद रखना चाहते हो, नहीं याद रहता है तो उसका रिपीटेशन करिए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, याद रह ही जाएगा। अब यहाँ पे उसने सबसे पहले बताया है जो उसका मेन यूज है, दिस डिवाइस इट्स इन अ डिवाइस यूज टू एक्सरेट चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन ड्यूटेरॉन अल्फा पार्टिकल टू वेरी हाई एनर्जी। मतलब क्या, तो कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को बहुत ज्यादा एनर्जी देकर हमें एक्सेलरेट करना हो तो हमें साइक्लोट्रॉन का यूज करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट, ऐसे चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट क्यों करना है भाई, क्योंकि वो आगे उसका यूज आएगा। जैसे कि कैंसर ट्रीटमेंट होती है, तो कैंसर ट्रीटमेंट में से चार्ज पार्टिकल को ही यूज़ किया जा सकता है कैंसर को डिटेक्ट करने में या तो उसकी ट्रीटमेंट में। तो चार्ज पार्टिकल इतना एक्सरेट मतलब इतनी एनर्जी के साथ कैसे आएगा? इट इज समथिंग लाइक दैट कि मैंने ये पेंसिल लिया, पेंसिल मैंने आपके सामने थ्रो किया, ओके,
मान लो मैंने एक बुलेट ले लिया, मैंने बुलेट को हाथ में पकड़ा, मैंने थ्रो किया, नहीं लगेगा। पुलिस मैन है, आर्मी मैन है, उसके हाथों में ऐसे बुलेट्स दे दो तो बुलेट थ्रो करेंगे तो सामने वाला नहीं मरेगा। उसी बुलेट को आप गन के अंदर लोड करो, बाद में मारो, शायद सामने वाले बंदा, डिपेंड करेगा कहाँ गोली मारते हो, उसके हिसाब से उस इफेक्ट करेगा। उससे छोटा एकदम कोई छोटा सा पार्टिकल ले लो और उसी गन जैसी कोई सिस्टम ले लो और ज्यादा स्पीड उसको दो, तो सामने वाला अगर बुलेट नहीं है पर कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट है पर स्पीड ज्यादा है, तो सामने वाले के ऊपर वो मोमेंटम का इफेक्ट तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे भी वही समझाया जाता है कि कोई चार्ज पार्टिकल को हमें एक्सेलरेट करना हो तो एक्सेलरेट करने के लिए साइक्लोट्रॉन जैसा कोई सिस्टम है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले उसका प्रिंसिपल बताया है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंसिपल ऐसा कहता है दैट चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू अ वेरी हाई एनर्जी बाय मेकिंग इट पास थ्रू अ मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब हम यहाँ पे एक हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे और उसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल को घुमाते रहे घुमाते रहे घुमाते रहे, बहुत बार घुमाने से चार्ज पार्टिकल मोशन में आएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड भी साथ साथ प्रोड्यूस करेगा। ऑलरेडी उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। अब ये जो यहाँ पे फिगर दिया है उस फिगर को विजुअलाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ऊपर एक नॉर्थ और नीचे एक साउथ मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। उसके बीच में ऐसी दो डी शेप की दो डिस्क रखी हुई है और दोनों डिस्क के साथ एक हाई वोल्टेज, यहाँ पे आप देख सकते हो दिखाया है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर यहाँ इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये कनेक्शन। ओके, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ। अगर मान लो इसी चीज को मैं दिखाना चाहूँ तो ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि अगर यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड वाली सिचुएशंस आप क्रिएट कर लो और उसके बीच में आप ऐसी डी शेप की डिस्क ले लो। अब उसके साथ ये जो फिगर है ना वो ऐसा अपर व्यू दिखा रहा है, मैं आप उसको साइड में से दिखा रहा हूँ, तो साइड में से देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा। अगर ये हाई वोल्टेज यहाँ पे दे दिया है तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बताया है चार्ज पार्टिकल लाइक ए प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन, अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट नहीं किया जा सकता बिकॉज इट्स वेरी वेरी लाइट पार्टिकल। लाइक दैट, जैसे वो क्रिकेट खेलते हैं ना सीजन बॉल से, हैवी होता है। ओके, सोचिए कि अगर वो कोई फास्ट बॉलर हो, उसके हाथ में प्लास्टिक का बॉल दे दिया जाए, वो फुल स्पीड में भाग के आए प्लास्टिक का बॉल थ्रो करे, नहीं मजा आएगा। ओके, मान लो बैट्समैन के पास पहुंच भी गया, बैट्समैन खींच के उसको मारेगा तो भी वो बाउंड्री तक नहीं पहुंचेगा, वो हवा में इधर उधर नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक बॉल लाइट वेट है, लाइट वेट को ज़्यादा वेलोसिटी नहीं दे सकते, देने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज मोशन में आएगा और वो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ देगा। तो यहाँ पे ये जो रिंग्स दिखा रहे हैं ना, ये सर्कल्स धीरे 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 आप देख सकते हो, रेडियस उसका धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। बस मतलब रेडियस बढ़ रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो यार ये पॉइंट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, अब ये जो दिखा रहा था वो, और उसी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। आई इंसिस्ट के पहले आप इसको एक बार पढ़िएगा, ऑफ कोर्स उसके साथ साथ लिखिएगा भी जरूर। ये थियरी का पूरा पोर्शन हम डिस्कस कर चुके, रेडियस का पॉइंट तो कि पता है, टाइम पीरियड का पॉइंट तो कि वो भी पता है, फ्रीक्वेंसी तो कि वो भी पता है। अब वो पता नहीं है तो क्या, तो उसका वर्क हाउ इट वर्क्स। ओके, जिसका डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट भी हम नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। तो आपको होमवर्क में क्या क्या करना है, ओके ध्यान से सुनिएगा। होमवर्क में आप लिखेंगे ये क्वेश्चन नंबर, ओके साइक्लोट्रॉन आप लिखेंगे, ज़रूर एक बार लिखेंगे। ओके, तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, होमवर्क लिखना तो लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17
16 और ये 15 जो काफी कम का है। ओके, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आप एक एक बार लिखेंगे पार्ट 1 से। उसके साथ साथ पार्ट 4 से कुछ क्वेश्चन जो है वो आप ट्राई करेंगे। पार्ट 4 से एक सेकेंड। पार्ट 4 से आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो होमवर्क में लिखना हो तो लिख लीजिए। होमवर्क पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 आप लिखेंगे 1 टाइम। पार्ट 4 से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऑल्सो 1 टाइम। रेगुलर अपना होमवर्क है वो सबमिट कर दीजिएगा। क्लियर? तो ये पोर्शन हम यहाँ तक रखते हैं। आई होप